हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका माइंड विंगल एकेडमी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। मतलब स्टेट और नॉन स्टेट के अंदर जो कास्ट और ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कास्ट और ट्राइब के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसे एड्रेस किया गया है बाय द गवर्नमेंट। उन सारे पॉइंट्स को हम काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसमें जो एक्ट है उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, इंडियन स्टेट हैज़ हैड अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट। हमारे इंडियन स्टेट के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाए गए हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, जिससे उन्हें ऊपर उठाया जा सकता है। द शेड्यूल्स लिस्टिंग द कास्ट एंड ट्राइब्स रिकॉग्नाइज्ड एज डिजर्विंग ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ मैसिव डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस अगेंस्ट द वर ड्रॉन अप इन 1935 बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। जैसा कि हम सबको पता है कि कास्ट और ट्राइब को शेड्यूल में लिस्ट किया गया है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए बाय द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया गया है। क्यों इन्हें हम स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं, इस सारी चीज़ को हम समझते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। समाज के अंदर कभी भी अपलिफ्टमेंट वाली चीज़ें नहीं मिली हैं जिससे ये अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो इसलिए 1935 के अंदर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है। उन सारी चीज़ों को आगे समझेंगे क्या प्रोग्राम्स है ना। एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल प्रोग्राम टू द अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी सिंस द अर्ली 1990s। देखिए, अर्ली 1990s के आसपास अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम बने थे। वो सारी चीज़ को भी आगे समझेंगे क्या प्रोग्राम्स थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इनिशिएटिव अटेम्प्टिंग टू कंपनसेट फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज द वन नोन एज रिजर्वेशन। पास्ट और प्रेजेंट में भी हम देख सकते हैं कि कास्ट के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इन्हें उस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकालने के लिए कुछ कंपेंसेट दिया जाता है। वो कंपेंसेट किस फॉर्म में दिया गया है? इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। लोग बोलते हैं रिजर्वेशन गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कंडीशन को, पास्ट वाली कंडीशन को देखेंगे, प्रेजेंट में भी आप देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट का जो अपलिफ्टमेंट है, उनका डेवलपमेंट है, इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ है ना। तो वो काफ़ी डाउन रोडन थे, उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्हें रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए, रिजर्वेशन उन्हें इस फॉर्म में नहीं दिया गया है कि एजुकेशन और जॉब वाले जो सेक्टर हैं उनके अंदर ही उन्हें रिजर्वेशन हो, ऐसा नहीं है, बल्कि स्टेट एंड सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, इसके अंदर भी उनकी जो सीट है वो रिजर्व है ना। लॉज पास्ड टू एंड प्रोहिबिट पनिश कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली अनटचेबिलिटी। देखिए, कुछ लॉ पास होते हैं जो भी कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं लोग, उसे प्रोहिबिट करने के लिए, स्पेशली अनटचेबिलिटी। अगर कोई अनटचेबिलिटी जैसी जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें कोई फॉलो करता है ना, प्रैक्टिस करता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लॉज बनते हैं और उसे पनिश किया जाएगा। देखिए, जैसे कि कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट ऑफ 8050, जैसे कि कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट बनता है 8050 के अंदर। इस एक्ट का काम क्या था? विच डिसअलाउड द कर्टलमेंट ऑफ राइट ऑफ अ सिटीजन। मतलब कैसे वो उनके राइट्स को डिसअलाउ करता है। जैसे कि मैं आपको एक मॉडर्न एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी के घर पर शादी हो रही है और वो साउंड्स का यूज़ कर रहा है, उस ओकेशन को यादगार बनाने के लिए कोई भी साउंड्स का यूज़ कर रहा है, तो उसे हाई वॉल्यूम पर चला रहा है। देखिए, हाई वॉल्यूम पर चला रहा है क्योंकि वो अपने ओकेशन को अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन पड़ोसियों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाई वॉल्यूम में वो पूरी रात चलाएगा तो पड़ोसी तो सो नहीं पाएंगे ना। उसका राइट्स है कि वो साउंड्स का यूज कर सकता है, सॉन्ग सुन सकता है, लेकिन लोगों का राइट है, लेकिन राइट के अंदर भी उन बाउंड्रीज को उसे क्रॉस नहीं करना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 93rd एक्ट ऑफ 2005 विच बिकेम लॉ ऑन 23rd जनवरी ऑफ 2006। 93rd अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2005 के अंदर, जो कि आगे जाके लॉ बन जाता है 23rd जनवरी 2006 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको, है ना। बोथ द 8050s लॉज एंड द 2006 अमेंडमेंट रिलेटेड टू एजुकेशन। देखिए, 8050 जो लॉ था और जो 2006 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, वो दोनों एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, दोनों एजुकेशन से रिलेटेड थे। जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो आप एक नोटबुक लेके बैठा करिए, जो भी आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हम बता ही देते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखी जा सकती हैं, तो आप उन्हें नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया करिए। क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, है ना, बट आप जब
अपने हाथ से नोटबुक में उसे लिख लेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ये फ़र्क होता है। 93rd अमेंडमेंट इज फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। देखिए 93rd अमेंडमेंट किस चीज़ के बारे में बात करता है, वो ओबीसीज को रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर हायर एजुकेशन दिलाने के लिए उनकी सीट्स को रिजर्व करता है। वाइल द 8050 एक्ट वाज यूज्ड टू अलाउ एंट्री ऑफ दलित ऑफ टू गवर्नमेंट स्कूल्स। देखिए जो 8050 एक्ट है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, जो दलित लोग हैं, दलित लोगों के जो बच्चे हैं उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में एंट्री मिल सके, है ना, वो वहाँ पे एजुकेशन पा सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ पास्ड इन 1950। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कब पास हुआ था? 1950 के अंदर पास हुआ था। द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1989। देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला जो प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट है वो कब आया था? 1989 के अंदर आया था। ये क्या बात करता है उसे समझते हैं। द 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट रिवाइज्ड स्ट्रेंथन द लीगल प्रोविजन पनिशिंग एक्ट ऑफ वॉयलेंस और ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट दलित एंड आदिवासी। देखिए 1989 जो प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट था वो जो लीगल प्रोविजन है उन्हें पावर देने के लिए आया था। अब वो किस वे में पावर देता है, जैसे कि जो लोग हैं समाज के अंदर अगर वो दलित और आदिवासी लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट वॉयलेंस कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अनटचेबिलिटी वाले वे पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो उन्हें पनिश किया जाएगा। तो ये एट्रोसिटी एक्ट 1989 वाला उस चीज़ के बारे में बात करता है। लॉ अलोन कैन नॉट एंड द सोशल प्रैक्टिस। जैसा कि हम सबको पता है कि कानून कभी भी समाज में जो प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है उन्हें ख़त्म नहीं कर सकता है ना। जब तक समाज की थिंकिंग नहीं बदलेगी जब तक लॉ कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टेट एक्शन अलोन कैन नॉट इंश्योर सोशल चेंज। देखिए स्टेट एक गवर्नमेंट कभी भी सोशल चेंज इंश्योर नहीं कर सकती है। जब तक समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी जब तक माइंड सेट को नहीं बदला जाएगा जब तक कुछ नहीं हो सकता है। ना ही गवर्नमेंट कितने भी लॉज बना ले कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। नो सोशल ग्रुप हाउस ओवर वीक एंड ऑपरेस्ड इज ओनली अ विक्टिम। देखिए कोई भी सोशल ग्रुप वीक और ऑपरेस्ड नहीं होता है, ओनली विक्टिम होता है। क्योंकि जब हम पास्ट वाली चीज़ों को देखते हैं, जैसे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो लोग थे, है ना, उनका हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा है, उन्हें एक विक्टिम की तरह देखा जाता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ का रियल मीनिंग नहीं पता है ना, वो आज भी एज अ विक्टिम ही हैं। मूवमेंट लॉन्च बाय पीपल लाइक अ ज्योतिबा फूले, युवतीदास, पेरियार, अम्बेडकर एंड अदर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए समाज के कुछ लोग बाहर आते हैं जैसे कि, और वो फिर मूवमेंट लॉन्च करते हैं, जैसे ज्योतिबा फूले, युवतीदास, पेरियार, अम्बेडकर, ऐसे बहुत सारे जो सोशलिस्ट थे वो बाहर आते हैं और वो मूवमेंट्स करते हैं और कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना बनते हैं, जैसे कि लाइक द बहुजन समाज पार्टी इन उत्तर प्रदेश। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपलिफ्टमेंट की बात करता है दलित लोगों के। दलित संघर्ष समिति ऑफ कर्नाटक, दलित संघर्ष समिति ये भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कर्नाटक से है। दलित है मेड सिग्निफिकेंट लिटरेचर, और दलित को शो करने के लिए समाज के सामने कुछ लिटरेचर आती हैं। शॉर्ट पोएम बाय वेल नोन मराठी दलित पोएट, जो कि एक शॉर्ट पोएम आती है, मराठी दलित पोएट थी, उन्होंने इसे दिया है। उनका नाम क्या था? दया पवार, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, दया पवार। अदर बैकवर्ड क्लास, अब हम अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी दैट देयर मे बी ग्रुप्स अदर देन SC/ST हु सफर फ्रॉम सोशल डिसएडवांटेज। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो रिकॉग्नाइज करता है, वो देखता है कि SC और ST मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो ग्रुप्स हैं वो तो ऑपरेस्ड हैं ही, वो तो परेशान हैं ही, वो भी डिसएडवांटेज हैं जिन्होंने समाज के अंदर सफ़र किया है। लेकिन कुछ और भी ग्रुप हैं जो समाज के अंदर आज भी सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि OBC, है ना, इसे रिकॉग्नाइज किया गया कि OBC भी एक ऐसा ग्रुप है जो कि समाज के अंदर पीछे है। OBC डिस्क्राइब्ड एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। देखिए OBC को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? OBC को देखा जाता है कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है जिसे एजुकेशन और समाज के अंदर प्रायोरिटी नहीं दी गई है। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, देखिए जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, फिर वो क्या करती है, मतलब किसकी गवर्नमेंट बनी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, है ना, उनकी गवर्नमेंट बनती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वेलफेयर ऑफ OBC, वो अदर बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, है ना। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, मतलब पहला एक बैकवर्ड क्लास कमीशन आता है जिसके हेड कौन होते हैं? काका कालेलकर।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए और आपको याद होना चाहिए हर हालत में। सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1953, और इसकी रिपोर्ट को कब सबमिट किया जाता है? 1953 के अंदर इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1953 के अंदर आता है, मतलब इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है। और इसके हेड कौन थे? काका कालेलकर। 1970s आफ्टर द इमरजेंसी व्हेन द जनता पार्टी केम टू पावर। देखिए, इमरजेंसी के बाद 1970s के बाद जनता पार्टी पावर में आती है। इमरजेंसी वाले टाइम पर किसकी पार्टी थी? इंदिरा गांधी जी की पार्टी थी, है ना, उन्हीं के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, याद होना चाहिए। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन हेडेड बाय बीपी मंडल। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कब आया था? आफ्टर इमरजेंसी। इसके हेड कौन थे? बीपी मंडल, याद होना चाहिए। इट वॉज ओनली इन 1990, और ये कब हुआ था? 1990 के अंदर हुआ था। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों क्लास कमीशन जो अदर बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं उनके लिए हुआ था, आपको दोनों याद होने चाहिए। It was only in 1990 when the central government decided to implement the 10-year-old मंडल कमीशन रिपोर्ट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो 10 साल पुरानी जो मंडल कमीशन रिपोर्ट है उसे क्या किया जाए? उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ओबीसी इश्यू बिकेम अ मेजर वन इन नेशनल पॉलिटिक्स। देखिए, जो ओबीसी वाला इश्यू था, मतलब इनके अपलिफ्टमेंट के बारे में जो हमारी गवर्नमेंट बात कर रही थी, वो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक मेजर इश्यू बन जाता है कि इन्हें भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। इनके लिए भी रिजर्वेशन है, जैसा कि हम सबको पता है। रिसेंट सर्वे शोज दैट दे आर अबाउट 41% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन। तो जो रिसेंट उस टाइम पर जो सर्वे हुए थे, उन्होंने देखा कि हमारे नेशनल पॉपुलेशन, मतलब हमारे जो देश है उसकी जो पॉपुलेशन है, लगभग उसका 41% जो पॉपुलेशन है वो कौन है? ओबीसी, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं वो 41% है ना। अब देखिए, हम आदिवासी स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आर सोशल ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम सबको पता है कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वाले जो ग्रुप हैं, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है एज स्पेशली मार्क्ड बाय पुअर्टी। इसे कैसे देखा जाता है? इसे पुअर्टी, एज अ पुअर्टी मैन देखा जाता है। ये लोग काफ़ी गरीब हैं, इनका अपलिफ्टमेंट भी नहीं हुआ है, एजुकेशन भी बैकवर्ड है ना, इन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया था, इनका एक्सप्लोटेशन लगातार हो रहा था, तो कैसे होंगे? ये गरीब होंगे। द जन और ट्राइब वर बिलीव्ड टू बी पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। देखिए, जो ट्राइब है उसे जन बोला जाता है, बिलीव्ड टू बी पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। और ऐसा देखा जाता है कि ये लोग कौन हैं? ये जंगल के लोग हैं, पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। हुज डिस्टिंक्टिव हैबिटेट इन द हिल एंड फॉरेस्ट एरियाज शेप्ड देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एट्रीब्यूट्स। देखिए, इनकी जो हैबिटेट होते हैं, इनके जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, मतलब कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? वैसे बेसिकली देखा जाए हिल, पहाड़ियों में, जंगलों में है, और ये वहीं पर अपनी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जो एट्रीब्यूट है उन्हें आकार देते हैं, है ना। ये कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम अर्बन एरियाज़ के अंदर आके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहें, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। इन्हें पसंद है कि ये अपनी नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहें, जैसे कि फॉरेस्ट, हिल वाले एरियाज़ में, है ना। और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ट्राइब्स की, वो ऐसे एरियाज़ के अंदर ही पाई जाती है, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो पार्ट हैं उधर है। ट्राइबल ग्रुप्स हैव हैड अ लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विद हिंदू सोसाइटी। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि ट्राइबल जो ग्रुप्स थे उनका हिंदू सोसाइटी के साथ क्लोज एसोसिएशन था, क्योंकि जब ब्रिटिशर कॉलोनियल वाले टाइम पर हमारी कंट्री को रूल कर रहे थे, तो वो ना काफ़ी डिस्क्रिमिनेट और एक्सप्लोटेशन कर रहे थे फॉरेस्ट एरियाज़ का। तो जो ट्राइबल लोग थे वो प्लेन्स वाले लोगों के साथ क्या कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं ना। तो उन प्लेन्स एरिया में कौन रह रहे थे? हिंदू सोसाइटी रह रही थी, तो उनके साथ उनके कैसे हैं? क्लोज एसोसिएशंस हैं, उनके रिश्ते काफ़ी क्लोज हैं। कल्चर मेकिंग द बाउंड्रीज बिटवीन ट्राइब एंड कास्ट क्वाइट पोरस। जो ट्राइब और कास्ट के बीच में जो बाउंड्रीज हैं, जो कल्चर के द्वारा बनाई गई हैं, वो कैसी हैं? क्वाइट पोरस हैं, है ना। टुडे बेयरिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देयर आर ओनली एरियाज ऑफ ट्राइबल कंसंट्रेशन। जैसा कि हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा ट्राइबल कंसंट्रेशन है। ट्राइबल कंसंट्रेशन मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपकी, नागालैंड, मणिपुर वगैरह, तो इनके अंदर ये सबसे ज़्यादा पूरे देश का, मतलब पूरे देश में ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बिखरी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन वाले एरिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। जैसे कि उन सारे एरियाज़ को देखा जाए 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 शुड हैव मेड लाइफ इजियर फॉर आदिवासी, बट दिस वाज नॉट द केस। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 के बाद, तो आदिवासी की लाइफ उन्हें इजियर बनानी चाहिए थी,
ऐसा माना जाता है ना, बट ये केस नहीं था। अब देखते हैं क्या हुआ था। फर्स्ट गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर फॉरेस्ट कंटिन्यूड एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सक्लेटेड। देखिए ब्रिटिशर लोग हमारी कंट्री को रूल कर रहे थे, तो वो भी फॉरेस्ट एरियाज का काफ़ी एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी उन लोगों का एक्सप्लोटेशन लगातार हो रहा था, है ना। जितने भी फॉरेस्ट थे उनके ऊपर गवर्नमेंट की मोनोपोली थी और उनका एक्सप्लोटेशन लगातार कर रहे थे वो लोग। गवर्नमेंट जो थी वो लगातार उनका एक्सप्लोटेशन कर रही थी। सेकंड, द पॉलिसीज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट रिक्वायर। देखिए जैसा कि हम सबको पता है, इंडियन जो गवर्नमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि जो हमारे देश की कैपिटल है उसे अपलिफ्ट किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। मिनरल रिसोर्सेज एंड पावर जनरेशन हो, ये कैसे हो सकता है भाई? द मिनरल रिसोर्सेज है ना, और मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जो आदिवासी एरियाज हैं। आदिवासी लोग कहाँ रह रहे थे? फॉरेस्ट एरिया के अंदर रह रहे थे, और सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स हैं, पावर जनरेशन जो रिसोर्सेज हैं, वो सारी फॉरेस्ट एरियाज के अंदर हैं। आदिवासी लैंड वर रैपिडली एक्वायर्ड फॉर न्यू माइनिंग एंड डैम प्रोजेक्ट्स। जैसा कि हम सबको पता है, जो आदिवासी की जो लैंड थी उसे गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है कि यहाँ पे नई माइनिंग होगी, है ना, यहाँ पे डैम बनेंगे और बहुत सारे जो नए प्रोजेक्ट हैं उन्हें लाया जाएगा। इस सारी चीज़ों का दिलासा देकर उन लोगों की ज़मीन को हड़प लिया जाता है। प्रोजेक्ट सच एज द सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर ऑफ नर्मदा इन वेस्टर्न इंडिया। देखिए पहला प्रोजेक्ट आता है नर्मदा नदी के ऊपर वेस्टर्न इंडिया में सरदार सरोवर डैम बनता है ना। एंड द पोलवरम डैम बनता है गोदावरी रिवर के ऊपर आंध्र प्रदेश के अंदर। विल डिस्प्लेस 100,000 ऑफ आदिवासी, जो कि 100,000 आदिवासी को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है ना। देखिए कभी भी कोई प्रोजेक्ट आता है या फिर कहीं भी कोई डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है ना, वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है। एक बात बताइए, अगर आप शाम को अपने घर पर सोते हैं और सुबह जागते हैं और आपको सुबह जागते ही बोला जाता है कि आपको ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जाना है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही क्योंकि जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे होते हैं वो एनवायरनमेंट हमारा फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। ऐसे इन लोगों का एक्सप्लोटेशन हुआ है, बार बार इन्हें डिस्प्लेस किया गया है, तो इन्हें भी काफ़ी बुरा लगा हुआ, क्योंकि ये तो हमेशा से अपना घर जंगल ही माना करते थे। द टर्म आदिवासी लिटरली मीनिंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट। जो आदिवासी है उसका लिटरली मीनिंग क्या है? ओरिजिनल इनहेबिटेंट। द टर्म वाज कॉइन्ड इन 1930। इसे कॉइन कब किया गया था? 1930s के अंदर, है ना। शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ द लॉस ऑफ अ फॉरेस्ट, एलिनेशन ऑफ लैंड, रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट इन द नेम ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और बताते हैं कि फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है ना, लैंड का एलिनेशन हो रहा है, रिपीटेड बार बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेम ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, किस नाम पर? प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के नाम पर इतने सारे एक्सप्लोटेशन अगेंस्ट आदिवासी किए जा रहे हैं। फिर क्या होता है? आदिवासी मूवमेंट होते हैं। आदिवासी मूवमेंट अटेनमेंट ऑफ स्टेटहुड फॉर झारखंड एंड छत्तीसगढ़। देखिए आदिवासी मूवमेंट होते हैं और वो किस चीज़ की मांग करते हैं? वो स्टेटहुड की मांग करते हैं और वो अपनी स्टेट बनाते भी हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ स्टेटहुड है किसकी? आदिवासी की। वे कैसे हुआ था? बाय द आदिवासी मूवमेंट। इन दिस रेस्पेक्ट आदिवासी एंड देयर स्ट्रगल आर डिफरेंट फ्रॉम द दलित स्ट्रगल बिकॉज। देखिए जो आदिवासी का स्ट्रगल था वो जो दलित स्ट्रगल था उससे काफ़ी अलग था, है ना। देखिए वो बैकवर्ड थे एजुकेशन के मामले में, उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, उनके पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं था। लेकिन आदिवासी के लिए तो घर ही नहीं थे, है ना। उन्हें बार बार एक्सप्लोटेशन का सामना करना पड़ रहा था, है ना, उन्हें बार बार डिस्प्लेस किया जा रहा था। तो अनलाइक दलित, आदिवासी वर कंसंट्रेटेड इन कंटिगस एरियाज एंड कोड डिमांड स्टेट ऑफ देयर ओन। ऐसी लोगों की जो कंसंट्रेशन एरियाज हैं उनकी यहाँ कंसंट्रेटेड है, वो बात के बारे में मांग करते हैं कि जो भी हमारे कंसंट्रेटेड वाले एरियाज हैं हमें उनकी स्टेटहुड चाहिए और ये स्टेट हमारे होने चाहिए, है ना। दलित स्ट्रगल अलग है, क्योंकि दलित स्ट्रगल क्या है, वो इकोनॉमिक काफ़ी बैकवर्ड थे, वो उस चीज़ के बारे में कर रहे हैं कि हमें थोड़ा समाज के अंदर अपलिफ्ट किया जाए, हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे हटाया जाए, वो उन सारी चीज़ों की मांग करते हैं। लेकिन इनके लिए तो रहने के लिए ही जगह नहीं थी, तो ये तो पहले अपने घर को सुरक्षित करना चाहते थे, उस चीज़ के बारे में मांग करते हैं। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जो भी पार्ट बचा हुआ है चैप्टर 5 का उसे देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए।